हेलो व्यूअर्स। अपने उत्तराखंड के लोग, हल्द्वानी के लोग बहुत सीधे होते हैं, है ना। या बचपन से हमारे एरिया के, हल्द्वानी के, उत्तराखंड के आसपास के लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा बड़े होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। किसी को देखा है बोलते हुए क्रिकेटर बनेगा, किसी को बोलते हुए देखा है बेटा फुटबॉलर बनेगा, या कुछ और, कोई फैशन डिजाइनिंग में जाएगा। सुना है किसी को बोलते हुए? अपने वहां ज्यादा बोलते नहीं है ऐसे लोग, है ना। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, कॉमर्स लेना है तो बिजनेस करो, पिताजी की दुकान में बैठो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, माँ बाप भले ही बच्चे से कुछ भी कहते रहे कि बेटा ऐसा बनो, मेहनत करो, है ना, बहुत अच्छी पढ़ाई करो, आईआईटी, नीट, जो बच्चा उस चीज के लिए बना है वो तो ठीक है, वो तो कर लेगा। लेकिन बेचारा बच्चा जो थोड़ा सा कमजोर है पढ़ाई में, क्या उसको हक नहीं है अच्छा कैरियर ऑप्ट करने का? क्या वो एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर नहीं बना सकता अपना? बना सकता है भैया। मैं तुम्हें दो कैरियर ऑप्शन ऐसे बताता हूं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, मैं आपको दो कैरियर ऑप्शन ऐसे बताता हूं जिसमें एक एवरेज बच्चा, इंग्लिश मीडियम का, कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ एक एवरेज बच्चा बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट फ्यूचर कर सकता है अपना। लोगों को पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ है। जिनको पता है उनको खाली नाम पता है। बहुत से लोगों से मिलता रहता हूं, उनको सिर्फ नाम पता, हाँ सर कुछ होता तो है, बट करते कैसे हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, उसकी सैलरी कितनी है, ग्रोथ ऑप्शंस क्या हैं, पता ही नहीं है लोगों को। मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखो, कैरियर ऑप्शन दो है हमारे पास। अगर हम इंजीनियरिंग मेडिकल से थोड़ा सा हट जाए, हम 12th क्लास पास आउट कर रहे हैं, मैं साइंस वाले बच्चों के लिए बताऊंगा और जिन्होंने साइंस नहीं ली है उनके लिए भी बताऊंगा। साइंस में भी मैथ्स वालों के लिए अलग बताऊंगा, बायोलॉजी वालों के लिए अलग बताऊंगा, ठीक है। सुनते रहना। मान लो, अगर मैं बात करूं दो ऑप्शन की, तो पहला सबसे तगड़ा ऑप्शन ये है, मुझे जो समझ में आता है वो है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी। दूसरा जो बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास वो है कॉमर्शियल पायलट। कॉमर्शियल पायलट बनने का कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है। मतलब एक आईआईटी स्टूडेंट अगर है, कोई बच्चा अगर आईआईटी में पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है और एवरेज बच्चा है, आईआईटी के टॉपर्स की तो कोई लिमिट नहीं होती, बट आईआईटी में भी अगर कोई एवरेज बच्चा है, वो जिस पैकेज तक जाता है उससे ज्यादा पैकेज सैलरी में ये दोनों निकाल सकते हैं बच्चे। पैसों की कोई कमी नहीं है इन दोनों में, क्या इन दोनों कैरियर ऑप्शंस में, ठीक है। कमर्शियल पायलट के बारे में मैं अगली वीडियो पर डिस्कस करूंगा। ऑप्शन ये है, इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करना चाहता हूं मर्चेंट नेवी के बारे में। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको कॉमर्शियल पायलट बनना है तो बनने के लिए कम से कम आपके पास 70 लाख रुपए होने चाहिए लगाने के लिए। आपके पिताजी के पास 70 लाख होने चाहिए मिनिमम जेब में, तब आप एक अच्छे कमर्शियल पायलट बनोगे और 3-4 साल में कमा भी लोगे इतना। अगर कोई बच्चा कम पैसे में करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन है मर्चेंट नेवी, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। मर्चेंट नेवी का अगर आप हाई फाई से हाई फाई कोर्स करते हो, बिल्कुल ऑफिसर कैप्टन तक जाने वाला कोर्स अगर आप करते हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको कितने चाहिए? 4 साल के 10 लाख। 4 साल इन, सॉरी, 10 लाख इन 4 ईयर्स। और इसमें आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे। इसमें आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बहुत तगड़ी सैलरी है, मतलब इसमें अगर आप शिप के कैप्टन वैप्टन की बात करो तो पता है आपको, लगभग 8 लाख से लेकर 13 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, पर मंथ की बात कर रहा हूं। और अगर आप थोड़ा नीचे की पोस्ट पर भी रहते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम ही कोर्सेज करोगे मर्चेंट नेवी के और आप सीधे पायलट कैप्टन बन जाओगे। तो नीचे की पोस्ट से मिनिमम सैलरी की अगर बात करूं तो मिनिमम सैलरी भी 40,000 से स्टार्ट होती है। मिनिमम सबसे छोटी पोस्ट की बात मैं करूं, छोटी पोस्ट मतलब ऑफिसर ग्रेड की छोटी पोस्ट, झाड़ू पोछा लगाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। और 6 महीने से 8 महीने, 6 मतलब विद इन 1 ईयर, ये आपके सीधे जंप कर जाती है लगभग लगभग 1.25 लाख रुपया, 1.25 लाख से 2.5 लाख तक साल भर के अंदर अंदर।
इतना जंप कौन सी कंपनी दे रही है, इतना इतना इंक्रीमेंट कौन दे रहा है? कोई दे रही है? अपने आसपास पता करो जरा, सरकारी नौकरी वालों से ही पता कर लो, प्राइवेट तो छोड़ो। सिर्फ मैं 1-1.5 साल की बात बता रहा हूं मैं, हाईएस्ट तो ये है यहां तक, और यहां तक पहुंचना आसान है क्योंकि कंपटीशन कम है। कंपटीशन क्यों कम है मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि मर्चेंट नेवी के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सबके सब इंग्लिश में आते हैं। हिंदी का कोई चक्कर नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि जैसे बोर्ड का पेपर आता है ना अपना, हिंदी का भी आएगा इंग्लिश का भी आएगा, और अपना जैसे ये जेई का पेपर होता है हिंदी में बाइलिंगुअल होते हैं दोनों, मर्चेंट नेवी का पेपर भाई साहब इंग्लिश में आता है पूरा। तो हिंदी मीडियम के बच्चे या अदर पंजाबी मीडियम या और कोई है ना, तमिलनाडु मीडियम, तमिल मीडियम, मलयालम मीडियम वाले बच्चे तो भर ही नहीं पाते इसमें। सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो अपना यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात, राजस्थान, वो भी सीबीएसई बोर्ड के या आईसीएसई बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे ही इस फॉर्म को भर के क्वालिफाई कर सकते हैं। भर तो कोई भी सकता है पर उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए, इसलिए कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। आधे से ज्यादा लोग जाना नहीं चाहते, मैं अभी कारण बताऊंगा आगे, ठीक है। ड्रॉबैक्स भी मैं आपको इसके बताऊंगा, लेकिन ड्रॉबैक्स पैसे के आगे भैया कुछ भी नहीं है। ड्रॉबैक्स को रखो साइड, मर्चेंट नेवी के अभी बताऊंगा ड्रॉबैक्स क्या है, लेकिन सबसे बड़ा पैसा, पैसा बहुत है भैया। आई बात समझ में? चलो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं मर्चेंट नेवी के बारे में समझाना। कॉमर्शियल पायलट की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा स्टार्टिंग में पैसे लगते हैं उस, बस इसमें पैसे कम लगेंगे। मैंने बताया ना 10-11 लाख रुपए में आपका 4 साल में खर्च होंगे और आपके पास एक सिक्योर्ड जॉब होगी अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो। अच्छे कॉलेज ही मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मर्चेंट नेवी में एंटर करने के लिए जो बॉडी पेपर लेती है, जो टेस्टिंग बॉडी होती है, एडमिशन टेस्ट लेने वाली बॉडी जो होती है, उसका नाम है IMUCET। IMUCET। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट करते रहो, या फिर वीडियो को देखते रहना बार बार, अगर दिक्कत होती है तो मत लो कॉपी में, इसको चेक कर लेना। IMUCET, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। और सीईटी का मतलब तो हम लोगों को पता ही होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जैसे IIT है और इंजीनियरिंग एक गवर्नमेंट बॉडी है, एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। और ऐसी ही एक सरकारी बॉडी है, एक यूनिवर्सिटी है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक। ये पेपर कंडक्ट करवाती है 10+2 वाले बच्चों को एंट्रेंस लेने के लिए, मर्चेंट नेवी के अंदर एंटर होने के लिए। समझ में आई बात? अच्छा, इसका जो टेस्ट होता है, जब भी टेस्ट लेते हैं तो कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं, ये पेन पेपर टेस्ट नहीं होता। मतलब आपको एक पेपर थमा दिया जाएगा, आपको OMR शीट दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये पेन पेपर टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट कैसा टेस्ट है? कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड। आपका पेपर का, एंट्रेंस पेपर का सेंटर ही वहीं आएगा जहां पे कंप्यूटर लगे होंगे खूब सारे, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो आप कंप्यूटर पे क्वेश्चन पढ़ोगे और कंप्यूटर से ही अपना क्लिक करके सेव करके आंसर को आगे बढ़ते रहोगे। दूसरी चीज, ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज है, अभी मैंने बताया था, दोबारा बत लिख देता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड पेपर है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज चलती है और कोई लैंग्वेज पेपर नहीं आता। जिनको इंग्लिश आती है, खासकर कॉन्वेंट स्कूल के अपने हल्द्वानी उत्तराखंड के बच्चे जितने सीबीएसई बोर्ड के हैं, इंग्लिश सबकी अच्छी होती है लगभग लगभग, ठीक है। सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात अगर मैं करूं तो यहां पर आपका पेपर जो है वो MCQ बेस्ड होता है। कोई आंसर नहीं लिखना, कोई लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, MCQ बेस्ड, ठीक है। इसका जो पेपर होता है, इसका पेपर मई से लेकर, जो फॉर्म निकलते हैं मई से लेकर जून के बीच में, इसके फॉर्म इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी IMUCET की वेबसाइट आप क्लिक करेंगे गूगल में, आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट में मई से जून के बीच में इसके फॉर्म निकलते हैं, हर साल निकलता है, साल में एक ही बार इसका पेपर होता है, वंस इन अ ईयर,
वंस इन अ ईयर, साल में एक ही बार होता है। जिस दिन आपका फॉर्म भरा जाएगा, जैसे आज आपने अपने फॉर्म भरने की लास्ट डेट मान लो, सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट सपोज करो 20 में है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मई से जून के बीच में होता है सारा खेल। आप अपने बोर्ड के एग्जाम से फ्री हो चुके होंगे। मैं 10+2 वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, यानी 12th पास वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, 12th पास वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है, सुनना। सेकेंड 20 मई को मान लो इनके लास्ट डेट आई फॉर्म भरने की, ठीक है। आपने फॉर्म लास्ट डेट में भर दिया, मान लो 20 से पहले भरा या 20 को भरा, लास्ट डेट तक आपने भर दिया। अब क्या होगा? अब इसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपके एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड जून फर्स्ट वीक में आता है लगभग लगभग। देखो मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूं, इन डेटों का कोई ऐसा नहीं है कि भाई 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त मनाई जानी है तो 15 अगस्त के उसी दिन मनाई जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे पीछे हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो जाता है। विद इन 10 डेज, आफ्टर 10 डेज आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के 10 दिन बाद लगभग लगभग आपका एग्जाम होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा। और एग्जाम कंडक्ट होने के 10 दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आउट, रिजल्ट आउट, ये सब जून में निपट जाता है। रिजल्ट आउट लास्ट जून तक, लास्ट जून तक ये सब निपट जाता है, ठीक है। और इसकी जो एज है फॉर्म भरने की, 12th पास वाले एग्जाम्स की जो एज है वो बॉयज के लिए है 25 ईयर्स। मतलब 25 ईयर्स मतलब ऐसा नहीं कि 25 साल भरना है, ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक भरना है। जनरली बोर्ड का पेपर बच्चे 17-18 साल में दे रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसी साल है अगले साल नहीं होगा। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी है, तुम्हारे घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, तो कर लो तैयारी। निकल गए बहुत अच्छा, नहीं निकले तो तुम्हारी ऐसे नहीं कि एज जा रही है, 25 साल बहुत होता है, 25 साल तक भर सकते हो बॉयज, ठीक। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, गर्ल्स के लिए मैक्सिमम एज इसकी होती है 27 ईयर्स। तो गर्ल 27 साल तक अपियर कर सकती है 12+2 पास वाले एग्जाम के लिए। लेकिन मेरी राय यह है, मेरी रिकमेंडेशन यह है कि जो बच्चा जितनी जल्दी सेलेक्ट होके जल्दी जॉब पकड़ ले, वो बहुत अर्ली एज में करोड़ों के पैकेज कवर कर सकता है, करोड़ों का पैकेज। इसलिए ज्यादा लेट मत करो। अगर तुमने मन बना लिया है, वो तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं तुम्हें, नहीं बेटा इंजीनियरिंग ही करनी है, मेडिकल ही करनी है, 1 साल तैयारी करके देख लो, 2 साल तैयारी करके देख लो, है ना। तो तुम्हें देखना है तो देख लो, बाद में तुम्हारे को ऑप्शन है, 25 साल तक भर सकते हो फॉर्म। बट अगर तुम ज्यादा चक्करों के मैं पढ़ने के मूड में नहीं हो, तो तुम भैया फटाफट 12th पास करते ही इसी साल में जून में भर डालो, एग्जाम दो, एंट्रेंस। समझ में आई? ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं सर, इसमें ना ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। जैसे हम एग्जाम भरेंगे तो एग्जाम किस चीज का होगा, क्या क्या इसमें कोर्सेज कराए जाते हैं। कोर्सेज कराए जाते हैं 4 टाइप के। अगर मैं आपको कोर्सेज की बात बताऊं तो कोर्सेज बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डीएनएस, दूसरा होता है कोर्स इसमें बीएससी, बीएससी कोर्सेज भी हैं। तीसरा कोर्स होता है इसमें बीबीए, लास्ट कोर्स इसमें होता है बीटेक। इनमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। ज्यादा डिमांडिंग, जो बच्चे थोड़ा फिजिक्स मैथ्स में अच्छे हैं, साइंस अगर आपकी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से आप इसके लिए ऑप्ट करो। इसकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इनकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है, इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, ये आपको थोड़ा आगे मिलेगी इनकी सैलरी, ठीक है। डीएनएस क्या चीज है? डीएनएस है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा इन नॉटिकल या नेवल भी बोलते हैं बहुत से लोग, साइंस। अब डिप्लोमा सुन के बच्चों को लगता है यार ये बीटेक के सामने तो डिप्लोमा कुछ भी नहीं है, पॉलिटेक्निक हो गया ये तो। अरे ऐसा नहीं है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, थोड़े से हाथ जिनका हल्का है, कर लो। बाहर के अनशंट कॉलेजों से बीटेक करके वो 20-25 हजार, 50 हजार की नौकरी करने से अच्छा डीएनएस कर लो, लाखों के पैकेज में यहां भी चले जाओगे, पढ़ाई भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है।
दूसरा है बीएससी। अब बीएससी में भी दो ऑप्शन है आपके पास। एक है बीएससी में नॉटिकल साइंस, नॉटिकल साइंस, और दूसरा ऑप्शन इसमें आता है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर। ये बीएससी के अंडर में ये दो कोर्स है। अगर आप बीएससी वाला कोर्स ऑप्ट करते हैं, फॉर्म एक ही होता है। अरे IMU CET का एक ही फॉर्म होता है। उस फॉर्म में जिसकी जैसी रैंक आती है, जिसकी हायर रैंक्स आएंगी उनको पहले ये वाली सीटें भरी जाएंगी, जिसकी थोड़ी सी कमजोर रैंक होगी उसकी ये वाली सीटें होंगी। समझ में आई बात? ठीक है। जिसकी थोड़ी सी और लास्ट की रैंक आएगी वो ये भर सकता है ये वाला फॉर्म। बीबीए के लिए अलग फॉर्म आता है। फॉर्म तो एक ही होता है लेकिन बीबीए का पेपर अलग टाइप का आता है। बीबीए उन बच्चों के लिए है जिनके पास कॉमर्स है। जिनके पास क्या है, मतलब साइंस वाले तो ले सकते हैं। ये साइंस वाले, साइंस प्लस कॉमर्स प्लस आर्ट्स कोई बच्चा दे सकता है। ठीक है। और बाकी जो 3 पेपर हैं वो आपके दे सकते हैं साइंस में भी सिर्फ पीसीएम वाले, पीसीएम पीसीएम पीसीएम। अब साइंस में भी बायो वाले बच्चे सर हम क्या करें, तो बायो वाले बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं बीबीए करने वाला IMU CET के अंडर में। अगर आपको बीबीए नहीं करना, आपने बायो ले ली लेकिन आप मैथ्स में 10th में बहुत अच्छे थे, आपको मैथ्स में अच्छे नंबर आए थे, बट आप बनना डॉक्टर चाहते थे, या किसी की गलत फहमी, किसी गलत गाइडेंस की वजह से आपने मैथ्स लेके बायो ले ली हो, अब आप फंस गए, आपने कहा नहीं सर मैं तो बीटेक ही करना चाहता हूं, मैं बीएससी करना चाहता हूं, अब मैं क्या करूं? उसके लिए फिर 1 साल का इंतजार करो। एक काम करो, एक पेपर होता है NIOS का, हम सभी जानते होंगे, ओपन स्कूलिंग का होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS का फॉर्म से आप क्लास 12th में मैथ्स कर लो। NIOS का फॉर्म भरो और 12th क्लास से आप मैथ्स कर लो, मैथ्स का पेपर दे दो। अक्टूबर नवंबर में इसके पेपर होते हैं। इस साल कोई बात नहीं, बायो का आपने पेपर दे दिया, अभी आप बोर्ड का पेपर दो। अगर आप मर्चेंट नेवी में इंटरेस्टेड हो तो आप बीबीए में जा सकते हो बिना कोई मैथ्स की रिक्वायरमेंट के। अगर आप बीबीए नहीं करना चाहते हो, आप साइंस की हिस्ट्री में आगे जाना चाहते हो, तो एक इसका तोड़ है। इसका तोड़ क्या है कि आप NIOS के थ्रू 12th क्लास का फॉर्म भरो। अक्टूबर नवंबर में इसके 2 स्लॉट होते हैं, वो पता कर लेना। 12th क्लास सिर्फ मैथ्स का फॉर्म दे सकते भरो। ऐसा नहीं है कि आप NIOS से अगर आप 12th क्लास के फॉर्म भर रहे हो तो आपको PCM फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है, आप एक फॉर्म भी अलग से भर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है NIOS की। तो आप खाली मैथ्स का फॉर्म भर दो और NIOS से मैथ्स में पास कर लो। जैसे आपने मैथ्स से 60% से पास कर लो, इसको 60% से आपने पास कर लिया, उसके बाद अगले साल आप फिर बचे हुए ये DNS BSc और बीटेक के लिए एलिजिबल हो, आप फिर फॉर्म भर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। चलो ये तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए मैंने एक तोड़ बताया कि कैसे साइंस की स्ट्रीम में आपने मर्चेंट नेवी में एंटर होना है। अब बात करते हैं सर जो बायोलॉजी वाले नहीं बच्चे हैं, या जो बायोलॉजी वाले भी हैं और वो ज्यादा NIOS के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, वो सीधे BBA में एंटर होना चाहते हैं, तो देखो इसमें 2 कोर्सेज हैं। एक है मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स, दूसरा होता है आपका नॉटिकल लॉजिस्टिक्स, नॉटिकल लॉजिस्टिक्स। ठीक हो गया? लॉजिस्टिक्स का मतलब यह है कि आपका कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग या आपने शिप नहीं चलाना, कुछ नहीं करना आपने। अब दुबई से तेल आता है, दुबई से या ईरान से, जहां से भी इंडिया तेल इंपोर्ट करता है ना, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, फिर उसको यहां लाके रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन, ये सब अलग कर दिए जाते हैं। तो जो क्रूड ऑयल आ रहा है या कोई सामान आ रहा है या जा रहा है, इंडिया में शुगर बहुत होती है, चीनी बहुत होती है, तो चीनी को भी सप्लाई हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। चाय बहुत होती है, असम में चाय बहुत होती है, तो जो चाय है, या केरला में चाय बहुत होती है, तो जो चाय है, टी बैग है या टी लीव्स हैं या टी सीड्स हैं, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आप हवाई जहाज से नहीं जाते, शिप से जाते हो। तो आपके क्लाइंट से बात करना, सामानों की देखरेख करना, उनकी काउंटिंग करना, उनके रैक लगवाना, बहुत काम होता है, वो सब लॉजिस्टिक्स में आता है। आपको शिप चलाने से मतलब नहीं है, सामान की देखरेख, लेन देन, बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं दुबई के, चाइना के, यहां वहां जहां भी आपका सामान जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, उन सब के क्लाइंटों से आप बात करते हो। ठीक है?
तो इस लाइन में तभी जाना जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, चाहे वो किसी स्ट्रीम का बच्चा हो। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका लैंग्वेज में कमांड अच्छा होना चाहिए, तब आप सर्वाइव कर पाओगे, है ना। उल्टा सुल्टा इंग्लिश बोल के उल्टी सुल्टी बातें करके धीरे धीरे हालांकि आदमी सीख जाता है, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो बीबीए के थ्रू मर्चेंट नेवी में जाएं, कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए तब जाएं। लास्ट आता है सर हमारे पास बीटेक। ये तो एवरग्रीन है और सबसे क्रीम, सबसे ज्यादा सैलरी इन्हीं लोगों की होती है। ठीक है, फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, इनकी भी अच्छी होती है, बट 19-20 का फर्क होता है। इनकी 19 सैलरी होगी तो इनकी 20 सैलरी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास फिर दो ऑप्शन है। बीटेक भी आप किस में करोगे, बीटेक भी आप दो चीज में कर सकते हो मर्चेंट नेवी में एंटर करने के लिए। एक है मेरीन इंजीनियरिंग, मेरीन इंजीनियरिंग, और दूसरा होता है नेवल आर्किटेक्ट। वो मूवी देखी आपने सुपर 30? सुपर 30 बोलता है ना, तुम क्या बनना चाहते हो? तो जब गांव वाले बच्चे डरने लगते हैं तो बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए एक डायलॉग, एक सीन है उसमें, वो कहता है कि क्या बनना चाहते हो? न्यूक्लियर साइंटिस्ट, है ना, मरीन आर्किटेक्ट। तो वहां पर एक इसका नाम लेता है मरीन आर्किटेक्ट का, नेवल आर्किटेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है इन लोगों का, इनकी सैलरी काफी अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म्स अपने एक ही फॉर्म के थ्रू आप इन कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है सर पेपर कैसा होता है, ठीक है, और इसके क्राइटेरिया क्या है। देखो पीसीएम वाले बच्चे के लिए, पीसीएम कौन के लिए कोर्सेज क्या है मैंने अभी बताया, डीएनएस और बीएससी एंड बीटेक। ये बच्चे, ये कोर्सेज वही बच्चे कर सकते हैं जिनकी पीसीएम हो। पीसीबी वाले नहीं कर सकते। बायोलॉजी वाले बच्चों को हमारे पास क्या है, बीबीए, या फिर एनआईओएस से 1 साल का वेट करो, मैथ्स का एग्जाम दो, क्लास 12 का मैथ्स का एग्जाम पास करो एनआईओएस से, और फिर आप इनके लिए अपियर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। पहले पीसीएम की बात करते हैं। पीसीएम में आपको 60% इन 12th चाहिए, जो कि अब घोड़ों की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, गधों और खच्चरों की भी आई जाती है। ठीक है, 60% इन 12th एंड 50% आपका होना चाहिए इन इंग्लिश। इंग्लिश में 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। अच्छा, किसी बच्चे के मान लो 48 नंबर आ गए क्लास 12th में, सपोज करो, आते नहीं है, किसी के आ गए, मान लो कोई XYZ, कोई किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता, गांव में है तो सीबीएसई का स्कूल, लेकिन किसी गांव दराज में है जहां इंग्लिश इतनी वाइब्रेंट नहीं है, गधा पब्लिक स्कूल, मान लो उस बच्चे के बेचारे के 49 मार्क्स आ गए इंग्लिश में। अब वो क्या कहेगा, सर मेरे यहां तो 80% मार्क्स है, इसी में तो अच्छा कर रखा है, लेकिन मेरे इंग्लिश में जो है सिर्फ 2 नंबर से मैं रह गया, सपोज करो। तो उस बच्चे के साथ एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा उसको फैसिलिटी यहां पे मिल रही है, क्या कि 50% मार्क्स इंग्लिश में जो देखे जाएंगे वो या तो 10th 12th के बोर्ड में देखे जाएंगे, 10th के बोर्ड में देखे जाएंगे। इन 10th बोर्ड्स और इन 12th बोर्ड्स। मतलब 12th वाले बच्चों से अगर मैं कहूं 10th का रिजल्ट तो तुम्हारे पास हो गई अपना, तुम्हें पता ही होगा 10th में अगर तुम्हारे 50% से ऊपर आ गए तो तुम इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाओ। अगर 12th में तुम्हारे 50% से कम भी आते हैं तो भी तुम इसमें अपियर कर सकते हो। इन 10th चाहिए 50% या इन 12th चाहिए 50%, किसी भी एक एग्जाम में दिखा दो अपने 50% इंग्लिश में। हाँ, 12th के लिए 60% पीसीएम में होने चाहिए और वो आ भी जाते हैं बच्चों के, तो ऐसी खास बात नहीं है। सीबीएसई वालों को तो आ ही जाते हैं। अब बात करते हैं बीबीए के। बीबीए के लिए एनी स्ट्रीम इन 12th विद 60% और मोर देन 60, मैं मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 60%। कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, साइंस भी हो सकती है, कॉमर्स भी हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है। एंड इंग्लिश, इंग्लिश में आपके वही जैसे पहले क्राइटेरिया था, 50% होने चाहिए इन 10th बोर्ड, इन 10th और 12th। ठीक हो गया? तो ये मैंने आपको क्राइटेरिया के बारे में बताया, कौन कौन बच्चे कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं किस किस तरीके से। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सर पेपर जो हमारे पास आता है, उस पेपर में क्वेश्चन कौन से आएंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हम। देखो बीबीए वाले सब्जेक्ट तो आप लोग वेबसाइट में सर्च करना, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी, क्योंकि किसी की
हिस्ट्री होती है, तो किसी की पॉलिटी होती है, तो किसी का क्या होता है, वो क्राइटेरिया आप इनकी आईएमयू सीईटी की वेबसाइट में चेक कीजिए। साइंस पीसीएम वाले बच्चों को बताता हूं इनका क्या पूछा जाएगा। जो साइंस पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए पेपर होता है मैथ्स। सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, टोटल मार्क्स कितने पेपर होता है। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू कंप्यूटर में होता है। पेन पेपर ओएमआर नहीं मिलता, मैंने पहले बता दिया। 200 मार्क्स का पेपर होगा और आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। टाइम दिया जाएगा आपको 3 आवर्स, 3 घंटे मिलेंगे। बहुत होते हैं 3 घंटे, ऑब्जेक्टिव टाइप है। सबसे पहला पेपर अगर मैं बात करूं, इंग्लिश। एक इंग्लिश का पेपर होता है। इसमें इंग्लिश सिर्फ 25 मार्क्स की होती है, 25 मार्क्स की। दूसरा होता है इसमें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भी कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, केमिस्ट्री भी सिर्फ 25 मार्क्स की। तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, डर निकाल दो, मर्जेंट ने भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोल के बैठी है। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन होता है, थर्ड जो पेपर आता है हमारे पास, ऑप्शन नहीं है, पेपर है, सॉरी, फिजिक्स। फिजिक्स होता है आपका 50 मार्क्स का, 50 नंबर की फिजिक्स आती है, ऑब्जेक्टिव। ठीक, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, बताता हूं रुको। फोर्थ, मैथ्स। मैथ्स का पेपर 50 मार्क्स का होता है। और जो 5वां पेपर होता है आपका, 5वां पेपर होगा आपका, 5th पेपर होगा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का। जनरल एप्टीट्यूड में वही शेप्स मिलाओ, वही बेटे की एज बाप से आज इतनी बड़ी है तो बताओ 10 साल बाद बाप की एज इतनी तो बेटे की एज कितनी हो जाएगी, या कोई तुम्हारी बुआ की, मौसी का, चाचा का बेटा वो है तो बताओ तुम्हारा रिलेशन उससे क्या बना। इस टाइप के जनरल एप्टीट्यूड आता है। बाकी जिसको दिक्कत है फिजिक्स और जनरल एप्टीट्यूड में, मुझसे पर्सनली बात कर सकता है, पर्सनली मिल सकता है, मैं गाइड कर दूंगा। बाकी सब्जेक्ट मैथ्स और केमिस्ट्री तुम लोग अपना पढ़ोगे। ये पेपर आते हैं पीसीएम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 मार्क, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, जनरल एप्टीट्यूड का हो, 1 मार्क पर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सही देने पर, एक जवाब सही देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और -0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर है। गलत दोगे तो भैया नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पेपर का पैटर्न रहता है। इसमें आपकी स्कोरिंग फिजिक्स, मैथ्स और एप्टीट्यूड, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आपने पेपर दे दिया, सब कुछ दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये बना कि सर हमने पेपर भी दे दिया, हम सेलेक्ट भी हो गए, अब हम एडमिशन कहां लें, एडमिशन कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या है। देखो मैं बताता हूं एडमिशन की प्रोसेस क्या है। आपने आईएमयू सीईटी की वेबसाइट में गए, आपने फॉलो किया मई से जून के बीच में, कभी मई स्टार्टिंग से फॉलो करना शुरू कर दो वेबसाइट को। आपके हमने फॉर्म भर दिया, आपका एग्जाम हो गया, एडमिट कार्ड आया, आपका एग्जाम हो गया, आपने एग्जाम की तैयारी भी करी और आपको आप क्वालिफाई भी हो गए। आपका कॉल आ गया, भैया अब आप अपने कॉलेज के लिए आइए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए आइए। अब काउंसलिंग के लिए आप जब जाओगे तो इंडिया की जो टॉप कॉलेज हैं आईएमयू सीईटी के अंडर में ही आते हैं टॉप कॉलेज। जैसे होता है ना आईआईटी इंजीनियरिंग का हम फॉर्म भरते हैं तो आईआईटी के 6-7 जो कॉलेज हैं अपने, अब तो बीएचयू आईटी वगैरह भी आ गया, 8 कॉलेज हो गए। तो आईआईटी के 8 कॉलेजों में काउंसलिंग में आप जाओगे, अगर आप उनके कॉलेज में अपियर नहीं कर, मतलब वहां अगर सेलेक्ट नहीं होते हो तो फिर आप नीचे रैंक मान लो, पंतनगर इस टाइप से ना, द्वाराहाट, अपने लोकल के एग्जाम्पल ले रहा हूं, इस तरीके से आपको फिर कॉलेज मिलने स्टार्ट होते हैं। तो नीचे कॉलेजों में हमने नहीं जाना, हमने क्या करना, ऊपर के टॉप कॉलेजेस में जाना है, और आराम से एक एवरेज बच्चा भी आराम से पहुंच जाता है। ये पेपर जो होते हैं हमारे आईएमयू सीईटी का बहुत टफ पेपर नहीं होता, इंजीनियरिंग वाला नहीं होता है। इंग्लिश तो 10th क्लास वाली आती है इसमें। जनरल एप्टीट्यूड भी 10th क्लास बच्चे के लेवल का आता है, जो कोई भी कर सकता है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके। बोर्ड के एग्जाम के बाद तुम्हें मिल रहा है ना 1-1.5-2 महीने का टाइम, फरवरी में तुम्हारे बोर्ड के पेपर खत्म है, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने मिल रहे हैं तुमको, तो 2.5 से 3 महीना मिल रहा है, आराम से प्रैक्टिस हो जाती है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी बिल्कुल क्लास 12th वाली आएगी, इजी, जहां पर कोई इंजीनियरिंग का वैसा पेपर नहीं होता, आईआईटी का या जेईई मेंस का, जेईई एडवांस जैसा पेपर नहीं आता, इजी पेपर आता है। सिलेबस आप 12th अच्छे से खत्म करिए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्लियर भी कर लिया, चलिए सर पेपर, अब क्या करें, अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आपने
सिर्फ 6 कॉलेज हैं जिनमें जाना है। वो कॉलेज तो बहुत हैं, लेकिन आपने सिर्फ टॉप के 6 कॉलेजेस में जाना है। 1 2 3 4 5 6 सबसे टॉप कॉलेज जैसे मान लो नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में सबसे टॉप कॉलेज टीएस चाणक्य करके एक कॉलेज है, वो नवी मुंबई में। मैं खाली एरिया लिख रहा हूं, कॉलेजेस के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। कॉलेजेस के नाम आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, वेबसाइट में मिल जाएंगे। जैसे नवी मुंबई के कॉलेज का नाम टीएस चाणक्य कॉलेज है, ऐसे हर किसी एरिया के अलग अलग कॉलेज जिसका नाम है। टॉप के 6 कॉलेज हैं बस, ठीक। जैसे नवी मुंबई में पहले, दूसरा मुंबई में, पुरानी मुंबई में है, मुंबई में 2 कॉलेजेस के। उसके बाद कोच्चि में है, सब साउथ में मिलेंगे आपको। नॉर्थ इंडिया में, यहाँ का नॉर्थ इंडिया में समुद्री नहीं है तो यहाँ उसके कॉलेजेस भी नहीं है, कोच्चि में। उसके बाद इसका कॉलेज आपको मिल सकता है कोलकाता में है, कोलकाता में है। नेक्स्ट आपको उसका कॉलेज मिलेगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम चेन्नई में, चेन्नई में लास्ट कॉलेज मिलेगा। ये 6 कॉलेज जो हैं, इन 6 कॉलेजेस को खुद आईएमयू, सरकारी कॉलेज हैं सारे, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आईएमयू सीईटी, सीईटी तो चलो हम हटा भी देते हैं, तो खाली टेस्ट का नाम है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी खुद इनको कमांड करता है। इनके अपने प्रोफेसर होते हैं, जैसे आईआईटी के अपने प्रोफेसर होते हैं, सब कुछ होता है ना। अब बाद में आते हैं प्राइवेट, जैसे एमईटी हो गया, है ना। इंजीनियरिंग में भी देखा होगा आपने, एमईटी, सिम्बायोसिस, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो इसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस को अवॉइड करना है। एक तो उनकी फीस ज्यादा है, और दूसरा वेटिंग पीरियड ज्यादा है। जैसे आपने डीएनएस के लिए अप्लाई किया, सपोज करो डीएनएस मैंने कोच्चि से किया, एक बच्चे ने, उसका वेटिंग पीरियड 6 महीने का होगा, मतलब उसका कोर्स खत्म होती 6 महीने बाद उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा। यहां से जो करेगा, इनका वेटिंग पीरियड होगा साल, 1.5 साल, क्योंकि जो जितने भी शिपिंग कॉर्पोरेशन हैं, इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशन ले लो, टेनेंट ले लो, टेंडर ले लो, और बहुत सारी हैं, है ना। तो अलग अलग कंपनीज हैं, वो कंपनीज इन बच्चों को पहले प्रेफर करती हैं, इनको बाद में करती हैं। हाँ, आपको एक्स्ट्रा कुछ एज है आप में, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है आप में, तो आप इनको बीट कर सकते हो, वरना ये कॉलेज, और आप विश्वास मानो सीबीएसई बोर्ड का ठीक ठाक बच्चा होगा, उनका उसका एडमिशन कॉलेजेस में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। अब सर हमने कोर्स तो कर लिया, हमने कोर्स तो कर लिया, अब आगे क्या पोस्ट मिलेगी, कितनी सैलरी होगी, बात करते हैं, ठीक है। देखो, इसमें 2 चीज होती हैं। जो शिप में आप ट्रेवल करोगे, एक होता है ड्राई कार्गो, एक ड्राई कार्गो शिप्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं टैंकर शिप्स। 2 टाइप की शिप्स में हम बांटते हैं इनको, एक ड्राई कार्गो शिप्स होते हैं, एक होते हैं टैंकर शिप्स। मतलब आप 2 टाइप की शिप्स में जा सकते हो। अब सबसे पहले आपकी जो पोस्ट मिलती है, ट्रेनी मैरीन इंजीनियर, ट्रेनी मैरीन इंजीनियर। मतलब तुम देखना आप सैलरी का, जो ट्रेनी मैरीन इंजीनियर है, उसकी ड्राई कार्गो में अगर जाता है तो उसकी सैलरी की स्टार्टिंग है लगभग 40,000 से, स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं 70,000 की। वहीं पर ही जो टैंकरशिप में जाएगा, अगर टैंकरशिप में जॉब करेगा तो उसकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होगी, लगभग 46 47 से मान लो 47, 6-7 हजार रुपए ज्यादा मिलेंगे इसको, और ये जाएगा तुम्हारा 90 के तक। अब डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ, तुम्हारे मार्क्स कितने थे, है ना। लेकिन जॉब इजी है। अब इनकी सैलरी ज्यादा इसलिए होती है टैंकरशिप की, क्योंकि टैंकरशिप वो होते हैं जिन शिप में तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल एक ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील मतलब इसमें जो फ्लेमेबल मटेरियल है, जिसमें आग लगने की संभावना होती है, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। हालांकि रिस्क की कोई बात नहीं है, सिर्फ कहने वाली बात है। जितना रिस्क होता है उतने ही ज्यादा सेफ्टी मेजर भी होते हैं। विश्वास मानो, मर्चेंट नेवी में बहुत लोग उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं कि इसमें खून की उल्टियां हो जाती हैं, इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें वैसा हो जाता है, सर में चक्कर आने लगता है ना, लंग्स में पानी भर जाता है मर्चेंट नेवी की नौकरी करने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे जो लोग नहीं जा पाते, जिनको पता नहीं हो, बेवकूफों वाली बातें करते हैं। इसमें 100% सेफ्टी के साथ काम किया जाता है। आप खुद अपनी सेफ्टी नहीं करोगे तो कंपनी खुद आपको निकाल देगी जॉब से। सेफ्टी इज मस्ट। तो इनकी सैलरी ज्यादा होती है, हल्का सा इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। हालांकि वो सिर्फ पेपर में कहने के लिए होता है, कौन सा आग लग रही है तेलों में।
और जो ड्राई सामान जाना है, जैसे चीनी जानी है, चाय जानी है, और भी कुछ सामान इधर उधर जाना है, ठीक है, तो उसके लिए ड्राई कार्गो शिप्स होते हैं, उसमें सैलरी हल्की सी कम होती है। दूसरा, सेकंड जॉब आपकी लगती है फोर्थ इंजीनियर की, मतलब 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स आप बन जाओगे फोर्थ इंजीनियर। 6 महीने से 8 महीने, 9 महीना, 1 साल से कम में आप सीधे बन जाओगे ट्रेनी मेरीन इंजीनियर से, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा किसमें, फोर्थ इंजीनियर में। फोर्थ इंजीनियर को जूनियर इंजीनियर भी बोलते हैं वहां पर, मतलब कागजों में फोर्थ इंजीनियर होता है, वैसे वहां के लोग जूनियर इंजीनियर बोलते हैं उसको। उसकी सैलरी आपकी स्टार्ट होती है लगभग 2 लाख से 3.5 लाख तक। मतलब तुम 1 साल में इतनी सैलरी पहुंच जाओगे। तुमने बीटेक के 4 साल लिए, तुम पेपर दोगे, फिर वहां से बीटेक करवाएंगे तुमको नवी मुंबई और कोच्चि, और यहां से तुम 4 साल वहां बर्बाद करोगे। 4 साल के बाद मतलब 5वें 6ठे साल में तुम्हारी सैलरी इतनी हो जाएगी, 5 साढ़े 5। 12th करने के 5 से 5.5 साल के बाद तुम्हारी सैलरी इतनी हो जाएगी, कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ। कोई कमा रहा है यहां पर? कुछ आईआईटी वगैरह के एक्सेप्शनल बच्चों को छोड़ के कोई नहीं कमा रहा इतना, ठीक है। और जो टैंकर शिप्स वाले थे, इनकी सैलरी में प्लस 25,000 टू 50,000 प्लस कर लो, इन्हीं की सैलरी को प्लस कर लो इतना। 25,000 मिनिमम ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा 50,000 और हो सकती है ऊपर। फिर आते हैं हम थर्ड, फिर बनता है आदमी थर्ड इंजीनियर। थर्ड इंजीनियर को वॉचमैन भी बोलते हैं वहां पर। वॉचमैन का मतलब वो नहीं, वो जो चौकीदार, नाम है वॉचमैन, वॉच इंजीनियर बनता है वो। उसकी सैलरी लगभग 4 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए से लेकर, सॉरी, इसकी सैलरी लगभग इसकी सैलरी लगभग 3 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक जाती है थर्ड इंजीनियर की सैलरी। इसे में आप 30,000 से लेकर 30K टू 60K प्लस कर लो अगर टैंकरशिप में जाते हो तो। फोर्थ ऑप्शन, फिर आपका प्रमोशन होता है। इसके प्रमोशन के बाद आप बनते हो सेकंड इंजीनियर। सेकंड इंजीनियर की सैलरी 5 लाख से स्टार्ट होती है, 5 लाख से लेकर 8 लाख तक की, 7-8 लाख तक, 8 लाख मैक्सिमम बता रहा हूं। वहीं इस पर तुम 50,000 से 50K टू 70K प्लस कर लो अगर आप टैंकरशिप में जाते हो तो। फिर फाइनली जो सबसे हायर पोस्ट, जो कैप्टन बनता है आदमी, कैप्टन हो या चीफ इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर या कैप्टन। चीफ इंजीनियर कैप्टन 2 पोस्टें होती हैं, दोनों इक्विवेलेंट होती हैं। कुछ कैडेट्स कैप्टन बन जाते हैं और कुछ कैडेट्स सेकंड इंजीनियर के बाद चीफ इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है। आपकी सैलरी लगभग 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक होती है ड्राई कार्गो में। टैंकरशिप में यही चीज आप 70,000 थोड़ा और ऐड कर लो, 70,000 टू 1 लाख और बढ़ा के ले लो। अब तुम देख लो, तुम और हर एक आगे, मतलब मेरीन इंजीनियर से फोर्थ इंजीनियर बनने में 6 मंथ्स लगते हैं, 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स, ऐसे लिख देता हूं, 6-8 मंथ्स, 6 से 8 महीने के बीच में आप ये बन जाओगे। फिर आपका पेपर होता है। ऐसा नहीं कि आपको खाली अपना प्रमोशन मिल जाएगा, आपने अपनी बॉस की चापलूसी करनी है, या आपने जो जितना अच्छा काम करेगा उसको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत बहुत होती है इस काम में। ये जॉब में सैलरी तो है, लेकिन मेहनत बहुत है, इमेंस मेहनत है। 20-20 घंटा काम भी करना पड़ता है शिप में। 25 लोग मिलकर करोड़ों का शिप ले जा रहे हैं, ठीक है। 25 से 30 लोगों की टीम एक शिप में होती है और वो करोड़ों का सामान जो शिप में भरा होता है उसको ले जाती है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। हालांकि उसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग मिलती है, आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको सिखाया जाता है सारा काम, लेकिन मेहनत बहुत है। लेकिन मेहनत के हिसाब से पैसा भी तो है। मेहनत किस काम में नहीं है, बैठे बैठे कहां से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। आपको प्रमोशन पाने के लिए किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बॉस के आगे दुम हिलाने की जरूरत नहीं है। आपका एक पेपर होता है, एक हर हर आप ट्रेनिंग से फोर्थ इंजीनियर तो बन जाओगे सेल्फ प्रमोशन में। इसके बाद जब भी आप जाओगे एक इंजीनियर से दूसरे इंजीनियर में, लगभग
1.5 से 2 साल बाद, 1.5 से 2 साल बाद, मतलब फोर्थ इंजीनियर से थर्ड इंजीनियर बनना है तो आप फोर्थ इंजीनियर कम से कम 1.5 से 2 साल आपको फोर्थ इंजीनियर ही रहना पड़ेगा। उसके बाद एक पेपर होगा आपका, इंटरनल एग्जाम होगा, कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन खुद लेगा आपका पेपर। वो पेपर अगर आप, ये आईएमयू लेगा, आईएमयू के थ्रू लेता है शिपिंग कॉर्पोरेशन वो पेपर, अगर आप पेपर में पास कर जाते हो आप थर्ड इंजीनियर को प्रमोट कर जाओगे। फिर थर्ड इंजीनियर में 1.5 से 2 साल आपने बिताने हैं, उससे पहले आप वो पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते आगे प्रमोशन का। वो पेपर आपने क्वालिफाई किया, फिर आप सेकंड इंजीनियर बनोगे। जितनी जल्दी आप इसको क्वालिफाई कर लो, मिनिमम बता रहा हूं मैं 1.5 से 2 साल। अब 2 साल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप अगले साल दे दो पेपर। मैं कम से कम लेके चल रहा हूं, टाइम सेव कर रहा हूं आपका, इस हिसाब से बता रहा हूं। फिर सेकंड इंजीनियर से चीफ इंजीनियर आपको बनना है, फिर 1.5 से 2 साल बाद आप थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर की पोस्ट में काम करोगे। 1.5 से 2 साल बाद फिर आप चीफ इंजीनियर का पेपर दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो उसके लिए फिर आपको एक एग्जाम पास करना होगा। एग्जाम पास बेस्ड ये प्रमोशन होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा फेवरेट है वो बॉस, तुम अगर बॉस के फेवरेट हो तो बॉस तुम्हें प्रमोशन दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। बिल्कुल फेयर काम होता है, पढ़ाई लिखाई वाला काम होता है, और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होते पेपर, इजी पेपर्स होते हैं, कोई भी क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन लोग करते नहीं है क्वालिफाई, पता है लोग क्यों नहीं करते? उनको ये पैसा बहुत ज्यादा लगने लगता है, 3 लाख रुपए महीना या 4 साढ़े 4 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना। अब मान लो कोई सेकंड इंजीनियर बन गया, उसको 5 लाख से 8 लाख के बीच में, मान लो मैं कोई बीच की वैल्यू ले लेता हूं, मान लो 6 लाख मिल रहा है पर मंथ का, साल का कितना हो गया? 12 6 72, 72 लाख रुपए एक साल के कमा रहा है, वो पेपर ही नहीं देगा। छोड़ो यार, ठीक हो रहा है, 72 लाख कम होते हैं क्या? तो इस वजह से लोग पेपर नहीं देते हैं। वरना जो मैंने बोला ना, अर्ली स्टेज में अगर आप चले जाओगे, अगर आप 17 साल की, ये समझ में आ गया? थोड़ा सा एज कैलकुलेशन में बताता हूं आपको। देखो, जैसे मान लो कोई बच्चा 17 ईयर्स में 12th करता है, 17 साल में उसने 12th कर लिया। अब क्या करेगा 12th के बाद? उसने सीधे आईएमयू का पेपर दिया, क्वालिफाई किया। जितनी जल्दी अर्ली एज में आप क्वालिफाई कर लो। 17 साल में मान लो सबसे हायर कोर्स में वो जाता है, बीटेक के कोर्स में जाता है। 17 साल में 12th पास किया, उसके बाद एकदम आईएमयू के थ्रू वो बीटेक कोर्सेज में चले गया, मेरीन आर्किटेक्ट बन गया मान लो, और उसको 4 इयर्स लगेंगे बीटेक करने में। 4 ईयर हमने ऐड कर दिया, 17 और 4 कितना हुआ? 21 साल। 21 साल की उम्र में उसके हाथ में डिग्री होगी, और 20 से 20.5 मतलब 22 साल से पहले पहले बच्चा आपका फोर्थ इंजीनियर बन चुका होगा। 22 साल, 22 ईयर्स। अब जो बच्चा 22 साल में इंजीनियर बन जाएगा, जूनियर इंजीनियर बन जाएगा, जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना होगी, वो बच्चा आगे और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए उसके मन में और जिज्ञासा पैदा होगी कि यार मैं और एग्जाम क्वालिफाई करूं, अपनी पोस्ट बढ़ाऊं। समझ नहीं बात? तो तुम हर 2-2 साल के गैप में अगर तुम करते रहोगे, मान लो 7 से 8 साल में, 8 साल में तुमने सारे एग्जाम क्वालिफाई करके तुम चीफ इंजीनियर कैप्टन की पोस्ट में आ गए, तो 22 साल में 8 साल जोड़ लो, 8 साल जोड़ लो, कितना हुआ? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स की एज में मैं कह रहा हूं 2 साल भैया चलो आगे पीछे, कभी तुम घर में आए, तुम्हारी तैयारी नहीं हुई, कोई पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, 2 साल तुम्हारे और स्पेयर कर लेते हैं, चलो मान लो 32 साल, ज्यादा से ज्यादा, हद से हद 32 साल। 32 साल की उम्र में तुम 10 लाख रुपए महीना कमा रहे होगे। 10 लाख रुपए महीना मतलब साल का कितना हो गया? 1,20,00,000। करोड़ का पैकेज होगा। कौन सी कंपनी दे रही है करोड़ का पैकेज? प्राइवेट कंपनी देख लो, तुम सिडकुल में देख लो, यहां वहां, वो भी किसी भी कंपनी में देख लो, रेयरली तुम्हें लोग मिलेंगे, वो भी किसी एज में मिलेंगे। ये भी देखो 40 साल, 45 साल, 50 साल की एज में पहुंचेंगे तब उनका करोड़ों का पैकेज आएगा। तुम्हारा 32 साल की उम्र में तुम करोड़ों के पैकेज में पहुंच चुके होगे। अब बात आती है सर इसके फायदे क्या है? बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑब्वियस सी बात है यार। पहला बेनिफिट है हाई सैलरी। हाई सैलरी। दूसरा ट्रेवलिंग अक्रॉस ग्लोब। कभी दुबई जाओगे, कभी कहीं जाओगे, मान लो इंडिया से तुम कभी दुबई सामान लेने चले गए, अब तुम्हारी जो वहां से शिप निकलेगा वो अगले दिन निकलेगा, तो आज के दिन तुम क्या करोगे? आज के दिन दुबई में तो रुकोगे, रात को घूमो। तो भैया ट्रैवलिंग अक्रॉस ग्लोब होगा। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जहां पे तुम सोच नहीं सकते, तुम अपने पैसों से जहां नहीं जा सकते, तो वहां मैड्रिड, तुम हर जगह चले जाओगे। तीसरा फायदा इसका यह है कि अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, ध्यान देना, ये मर्चेंट नेवी का क्या है। अगर मान लो तुमने 5 साल जॉब करी, तुम्हारा मन नहीं लगा, तुमने कहा मैं छोड़ देता हूं जॉब, तो क्या 5 साल बाद तुमने जॉब छोड़ी और तुमने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तुमने पैसे बहुत कमा लिए, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, तुमने कहा यार मैं 5 साल तो हो गए हैं, अब मैं एक काम करता हूं, मैं अपना बिजनेस करता हूं इंडिया में, छोड़ देता हूं नौकरी। कोई बात नहीं, आप क्विट कर दो,
आपने अपना बिजनेस किया, चल गया, ठीक, नहीं चला, आपको लॉस हो गया, फिर यार अब क्या करूं, अब तो मेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा है, मेरे पास जॉब भी नहीं है। लेकिन आपको मर्चेंट नेवी ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप जॉब छोड़ने के बाद अगर दोबारा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जॉब फटाफट लग जाएगी। मतलब इसमें दोबारा एंट्री है, सेकंड एंट्री एट एनी टाइम है, सेकंड एंट्री एट एनी टाइम। ये इसका तीसरा बेनिफिट है। मान लो समझ में नहीं आई आपके, आपने कहा 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने आपका पेशेंस था आपने किया, उसके बाद आपका पेशेंस टूट गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। छोड़ने के बाद तुम्हें लगा यार कभी फिर वही चले जाता है, यार अच्छे पैसे मिल लेते, बच्चों की पढ़ाई है आगे, ऐसा वैसा, कई खर्चे हैं अपने, शादी हो गई है, तो फिर क्या करोगे? दोबारा से मर्चेंट नेवी तुम अप्लाई करो, उसी पोस्ट में, जिस पोस्ट में तुम छोड़ के गए थे, उसी पोस्ट में तुमको दोबारा एंट्री मिल जाएगी, विदाउट एनी सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों छोड़ा, कहीं आप दोबारा छोड़ दोगे, कुछ नहीं, आप सीधे एंटर कर सकते हो। ये इसके तीसरा बेनिफिट है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है देखो, ड्रॉबैक्स, मर्चेंट नेवी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक है? पहला ड्रॉबैक ये है कि आप घर से दूर रहोगे कम से कम 6 महीना, अवे फ्रॉम होम। पहले मैं लिख देता हूं, अवे फ्रॉम होम। आप घर से दूर रहोगे, मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको सेल करना ही पड़ेगा, आप शिप में रहोगे ही रहोगे, कम से कम 6 महीने। एंड आपने कहा नहीं यार मेरे को तो शिप में मजा आ रहा है, मैं घर ही नहीं जाता हूं, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 9 मंथ्स आप रह सकते हो शिप में। 3 महीने की छुट्टी मिनिमम आपको लेनी ही पड़ेगी। कोई भी आपका किसी भी कंपनी का शिप हो, 3 महीने के लिए आपको छुट्टी देगा ही देगा, बेटा घर जाके आ, हमारे चक्करों मत रहे, देख करा घर में अपने माँ बाप देख करा, बीवी बच्चों से मिलकर आ, ठीक है। आप घर से दूर रहोगे। अगर आपको घर में रहना पसंद है, होम सिकनेस है, तो भैया ये जॉब आपके लिए नहीं है, रहने दो, भूल जाओ। दूसरी चीज, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इमीडिएट इंस्टेंट मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इंस्टेंट मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इंस्टेंट मेडिकल फैसिलिटी मतलब जैसे मान लो, हालांकि वहां पर सब इंतजाम होता है, पूरी मेडिकल फैसिलिटी होती है, सब कुछ होता है, आपको कोई मेजर इशू हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, मान लो भगवान ना करे, किसी को हार्ट अटैक आ गया अचानक, अब आप तो कितने मीलों दूर समुद्र के बीच में हो गए, तो वहां तो आपको भैया हॉस्पिटल में ले जाया नहीं जा सकता, समझ में आई बात? तो अगर आपकी इंस्टेंट मेडिकल फैसिलिटी, हाँ छोटा मोटा बुखार आ गया, वो आ गया, उसके लिए सारी डॉक्टर्स वगैरह सब रहते हैं, शिप में ही रहते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह भी होते हैं, वहां पे इलाज भी होता है, डिस्पेंसरी भी होता है, सर दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, उल्टी आ रही है, पेट में दर्द, ये सब कुछ चीजें, फ्रैक्चर, इवन फ्रैक्चर वगैरह भी वहां पे रिपेयर हो जाता है, प्लास्टिक उसमें क्या कहते हैं, प्लास्टर वगैरह लगा देते हैं। लेकिन अचानक से, मैंने बोला कोई सीवियर कंडीशन हो जाए, आपका एकदम ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाए, आपको अचानक से आपको लैप्स कर जाए, आपका हार्ट श्रिंक कर जाए एकदम से, तो फिर इंस्टेंट मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसका दूसरा ड्रॉबैक है। हालांकि ये बहुत रेयर केस में होता है, मतलब लाखों में किसी एक के साथ ऐसा होगा। अब ये तो यार बाहर भी हो सकता है, रोड में घूम रहे हो, अचानक कोई ट्रक वाला पीछे से आगे ठोक जाए, क्या कर लोगे? मरना जो होगा तो मर ही जाएगा आदमी, कम से कम खाकर तो मरे, पैसा कमाकर तो मरे, मेरे हिसाब से। थर्ड थर्ड ड्रॉबैक ये है कि आप नो फोन कॉल्स, नो इंटरनेट, कोई फोन कॉल नहीं कर सकते, नो फोन कॉल्स एंड नो इंटरनेट फैसिलिटी। आप फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, फोन के नेटवर्क ही नहीं आएंगे, और वहां कोई जियो का टावर या बीएसएनएल या एयरटेल के टावर तो लगे नहीं होंगे समुद्र के बीच में, तो कोई सिग्नल ही नहीं होते, फोन रखोगे भी तो भी कोई फायदा नहीं है, खाली फोटो देखने के लिए फैमिली वालों की फोन रख लो। फोन कॉल्स आप एक भी नहीं कर सकते, आप कट जाओगे अपनी दुनिया से। इमरजेंसी में कॉल हो सकती है, वहां कॉल होती है, ऐसा नहीं कि कॉल नहीं होती, एकदम इमरजेंसी के लिए सैटेलाइट के थ्रू होती है बात, आपको अपने घर पे बात करना है, आपके घर वाले शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस में कॉल करके बताएंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन आपको मैसेज पहुंचा देगा और आपकी बात भी करवा देगा घर वालों से इमरजेंसी में। जैसे मान लो किसी घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, किसी के पेरेंट्स में मदर फादर किसी की डेथ हो गई, तो आपको बात करा दी जाएगी अपने परिवार वालों से, बिल्कुल इमरजेंसी केस में। अदरवाइज है ना, वो सोना बाबू वाली कॉल अलाउड नहीं है इसमें। इंटरनेट नहीं, आप फेसबुक, आप इंस्टाग्राम, आप कुछ नहीं चला सकते जितने दिन, जितने महीने आप शिप में रहोगे, नो इंटरनेट फैसिलिटी। हालांकि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अधिकतर इस चीज के लिए लोग जॉब
नहीं कंटिन्यू कर पाते, छोड़ देते हैं, इसलिए इतनी सारी वैकेंसी रहती है। लेकिन यार मेरे हिसाब से ना, आप अपने फैमिली का फ्यूचर अगर बचाना चाहते हो, दिन भर मोबाइल चला के और फोन में चैटिंग करके कोई फायदा नहीं है। आप अच्छी जॉब पकड़ो। मैं बताया ना आपको, करोड़ों में, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ का पैकेज तक आदमी यहाँ पहुंच जाता है। आप वहां तक अगर पहुंच जाओगे साल भर में, 2-4-5-10 साल नौकरी करना भाई, 32 साल की उम्र में तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, तब तुम करोड़ों के पैकेज पहुंच गए होगे। 2-4-5-10 साल नौकरी करना, उसके बाद जब तुम्हारे तो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, छोड़ के आ जाना, अपना कुछ नया बिजनेस सेटअप कर लेना। ऑप्शन तो खुले हैं तुम्हारे। ये मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है, तुम्हारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। कभी तुमको लगेगा कि नहीं यार 2-4 साल हो गए हैं, मेरे पास पैसा कम हो गया, मेरे को दोबारा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए, दोबारा ज्वाइन कर लो। दरवाजे हमेशा ओपन रहते हैं, और जिस रैंक से आपने छोड़ा था उसी रैंक में आपको ज्वाइन कराया जाएगा। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। मेरे ख्याल से मर्चेंट नेवी के बारे में मैंने इन डेप्थ, तुम जितना मैं बता सकता था मैंने तुम्हें बता दिया। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कम से कम 5-6-7 बच्चे मुझे ध्यान में आ रहे हैं, 7 स्टूडेंट्स मेरे मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं इस समय, और अच्छी रैंक में, अच्छी पोस्ट में है। कभी कभार इक्का दुक्का वो मिलने भी आ जाते हैं। काफी सालों से कोई नहीं आया है, 2-3 साल से, कोरोना से पहले मुझसे एक बच्चा मिलने आया था, है ना। मतलब लगभग 6-7 बच्चे जो है मेरे ही पढ़ाए हुए, मेरे आंखों के सामने एग्जाम्पल्स तुमको बता रहा हूं कि निकल गए हैं, और वो अच्छे पैकेज में अच्छा कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जा सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। पेपर बहुत आसान है, लाइफ बहुत ईजी है। लाइफ तो ईजी नहीं है, मेहनत तो करनी है, लेकिन आपके फैमिली के लिए आप बहुत अच्छा एक रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हो धक्के खाने के से बदले। ठीक है, ज्यादा आपको इसमें और पढ़ाई लिखाई के बारे में, सर पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, और आपको ये एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स और एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा यार क्या करना है ना। ठीक है, इसको देखिए, इसका फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, उनका नहीं हुआ इस साल, या इस साल भी उम्मीद, अगले साल भी उम्मीद नहीं है कि कुछ हो पाएगा, उनके भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, भैया फॉर्म भरो मर्चेंट नेवी का, और तुरंत एंटर हो जाओ। ब्राइट फ्यूचर है पैसों के मामले में और स्टेटस के मामले में। तुम्हारी फैमिली भी, तुम्हारे माँ बाप भी, तुम्हारे बीवी बच्चे भी गर्व से कहेंगे भाई हमारे पापा, मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में है, उसको इतने लाख रुपए सैलरी मिलती है, इतने करोड़ों का पैकेज है। एक स्टेटस सिंबल भी सोसाइटी में, तुम तो खैर शिप में होगे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को, फैमिली को एक स्टेटस सिंबल बोलने के लिए बहुत अच्छा ये फील्ड है।